नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसके तहत हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मौजू से जिसका ताल्लुक़ हमारी और आपकी ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपको रूबरू कराएंगे उन वजूहात से जिनकी वजह से जंगलों में आग लगती है और जिसकी वजह से न जाने कितने ही जानदार लुक़्मे अजल बन जाते हैं। बढ़ते हुए दर्जे हरारत, सूखे, इंसानी लालच और लापरवाही की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगलों में आग लगती रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जंगलों में आग लगने के वाक़यात में लगातार इजाफ़ा होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका हमारे माहौलियात पर क्या असर पड़ रहा है? इसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस ख़ास पेशकश में। जी हाँ, आप जानते हैं डीडी उर्दू पर हम आपके लिए लेकर आते हैं माहौलियात और हम, और ये वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है माहौलियात के ताल्लुक़ से और उससे किस तरह से हम जुड़ते हैं, किस तरह से माहौलियात पर पड़ने वाले असरात हम पर भी मुरतब होते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करेंगे जंगलों में लगने वाली आग के बारे में। जंगलों में लगती आग, बचाव और वजह, इन दोनों पर बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान। आइए सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर सुनीश बख्शी, जो DIG हैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में। सर, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं मिस्टर कमल सिंह, जो UNGCNI यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस प्रोग्राम में। तो सुनीश जी, मैं आपसे अगर शुरुआत करूं, और आज जैसा कि माहौलियात और हम में हम बात कर रहे हैं जंगलों में लगती आग और उसकी वजह और बचाव के बारे में, तो बचाव की बात तो हम करेंगे ही, लाजमी है, लेकिन वजह की, जब वजूहात की बात होती है तो क्या क्या वजूहात रहती हैं जंगल में आग लगने की? जंगल में जो आग लगती है इसके दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कारण, दूसरा होता है मानव वजह। प्राकृतिक कारणों में देखें तो अगर किसी प्रकार से बिजली उस वन क्षेत्र पर गिरती है या कई बार बांसों में रगड़ होती है तो उससे आग लगती है, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा कारण है। मुख्य रूप से आग जो लगती है वो मानव जनित आग होती है। मानव जनित आग को भी हम दो भागों में अगर बांटें तो एक होता है कि जानबूझकर लगाई गई आग और दूसरा होता है अनजाने में लगाई हुई आग। सुनीश जी, अब इसमें दो तीन चीज़ें और आपसे समझना चाहें अगर, तो आजकल जब हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का ये दौर है और डिजिटल युग है, सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लेकिन जब जंगलों की बात आती है तो वहाँ पर आग जब लगने की वजूहात पे हम जब बात करते हैं तो क्या वाकई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिससे कि हम पहले इसको हम देख पाएँ, समझ पाएँ कि आग लगने की कोई इम्कानात लग रहे हैं या कुछ लग गई है तो वो पकड़ में आ सके? जी, बहुत ही अच्छा आपने एक क्वेश्चन किया और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीनस्थ एक हमारा बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसको फॉरेस्ट सर्वे वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने पूरा जो हमारा भारत के नक्शा है उसको जियो रेफरेंस मैप में परिवर्तित कर दिया है और ऐसे क्षेत्र इन्होंने बताया जहाँ पर आग लगती है प्रदेशों में, और इसको जोड़ा है मोबाइल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से हर वन विभाग के कर्मचारियों के। जब भी आग लगती है तो एक फायर अलर्ट जाता है कर्मचारियों को, यहाँ तक कि उस राज्य के PCCF तक को जाता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में इस कोऑर्डिनेट पर आग लगी है। तो जो दस्ता होता है दमकल का वो जाके आग को बुझाने का कार्य करता है। और इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने सैटेलाइट के माध्यम से एक प्रिडिक्टेबिलिटी मैप भी बनाया है जिसमें वो पूर्व अनुमान कर लेते हैं इस क्षेत्र में आग लग सकती है। तो उस क्षेत्र में स्पेशली जो है फायर लाइन्स और जल ग्रहण मिशन और डाइक्स बनाना या पानी की ऐसी सुविधा तैयार करना जिसमें कि हम तुरंत उसको मिटिगेट कर सकें, बुझा सकें, इस प्रकार का एक बहुत अच्छा उन्होंने मॉडल विकसित किया है। बावजूद इसके आग लगती है, ये होता है। और पिछले 2-3 साल पहले उत्तराखंड में बहुत तेज आग लगी थी। इसका सीधा संबंध मानसून से भी है
ओके जी। अगर मानसून डिले होता है और जो शुष्क वाले दिन हैं जो बढ़ते हैं तो आग का नेचुरली ज़्यादा तीव्र प्रहार होता है। कमल जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो आप क्या देखते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए भी हमें समझना होगा कि जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, इसके लिए कुछ हो रहा है पूरे, अगर ग्लोबल उसमें देखें हम तो? या इसमें अभी यूएन ने जैसे हर कंट्री ने एक्सेप्ट किए जितने भी सतत विकास लक्ष्य, तो इन्होंने हर कंट्री से अब रिपोर्टिंग का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है। जैसे इस साल भारत अपनी सतत विकास लक्ष्य पर एक रिपोर्ट करेगा जुलाई में सारे विश्व के सामने कि अगर आपने ये लक्ष्य लिए थे तो किस हद तक आपने ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिसमें ये लक्ष्य भी इम्पोर्टेंट है जिस लक्ष्य की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उन लक्ष्यों में कितनी कमी है, कितनी प्रोग्रेस है और कितना आगे को उसको अचीव करने का एक रोड मैप है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मैट्रिक्स मेरे को विश्वास है ये पूरे विश्व को एक समावेश में एक एकीकृत करने में मदद करेगा, और जहाँ पर जिस ज्योग्राफीज में कमी होगी इन गोलों को अचीव करने में, वहाँ पर फिर और तरह के प्रयास किए जाएंगे। अब मैं एक पहलू और जोड़ना चाहूँगी, वाटर कंजर्वेशन को लेके बहुत बात हो रही है इधर, और ये तो अब 10-20 साल में इस जुमले को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कहीं तीसरा पूरा दुनिया में मतलब वर्ल्ड वॉर होता है तो वो पानी को लेकर होगा। अगर वाकई हम लोगों को मालूम है कि ये सिचुएशन इतनी अलार्मिंग है तो इंतज़ार किसका हो रहा है? इंतज़ार इतना ही है कि अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन का, क्योंकि एट द लेवल ऑफ द ग्लोब एवरीबॉडी फील्स, हर आदमी समझता है कि ये चुनौती सामने हमारे सिर के ऊपर खड़ी है और इसके सल्यूशन भी हमको नज़र आते हैं, बट उसके बावजूद भी हम कोई एक्शन ऐसा कंक्रीट नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये लगे कि ये दुनिया जो हम एक बड़ी गिफ्ट के रूप में हमें मिली हुई है उसको प्रिजर्व करें, रिटेन करें, उसको सस्टेनेबल करें। बट जो अभी मेरे को इस चीज़ की एक उम्मीद है ये है कि जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस में काफ़ी पहल कर रहे हैं, और इस बार जो डावोस का मुख्य मुद्दा था विषय का विश्व की समस्याओं में, उनका इन सतत विकास लक्ष्यों को एक काफ़ी बारीकी से उठाया गया और उन पर चर्चा की गई, और हर एक डेलीगेट्स ने अपने तरह से, जितने भी वहाँ पर विश्व के प्रतिनिधि आए थे, अपने कहा कि मैं अपने देश में जब जाऊँगा तो इन चीज़ों को मैं अपने तरह से परिवर्तन करूँगा। तो वहाँ पर उम्मीद जगती है, बट जहाँ तक समस्या का है अभी तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इसमें सबको ही जुड़ के मिलकर काम करना पड़ेगा। जी, फिर वही बात आती है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन सुनील जी, आपने अभी जैसे कहा कि जब हम भूल और चूक की बात कर रहे हैं तब भी वो इंसानी है, किसी एक आदमी की गलती की वजह से है। समझने की बात है, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, चाहे ज़मीन की जिम्मेदारी हो, जंगलों की जिम्मेदारी हो, फिर कहीं ना कहीं अगर हर इंडिविजुअल, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें तीसरा पक्ष जो है, तीसरा पहलू जो है वो ये कि अभी जो कमल सर ने भी कहा कि हम युवाओं के या बच्चों के ताल्लुक़ से अगर बात करें तो उनकी जिम्मेदारी की जब बात करते हैं तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वाकई उनको इस बात का इल्म है, अंदाज़ा है कि हमारे जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जंगलों की वजह से पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, जंगलों की वजह से माहौलियात पे असर पड़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दर्जे हरारत में फ़र्क आ रहा है। तो उनको समझाने के लिए कुछ आपको लगता है कि इस तरह के कुछ एफ़र्ट्स हों कि उनके करिकुलम में और उनकी एजुकेशन की अगर जब बात करते हैं तो उसमें बाकायदा इसको लेके कोर्सेज हों? जी हाँ, ये बिल्कुल चल रहा है, हमारे मंत्रालय में भी इसके प्रयास चल रहे हैं। इको क्लब्स की स्थापना कर दी गई है हर स्कूल्स में, और इको क्लब्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों को बताया जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार से हम कंज्यूमरिज्म को कम करें, एक बच्चा कम से कम चीज़ों का उपयोग करे। आप ये देखिएगा कि अगर आप साल में 25 कपड़े लेते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोल का प्रोडक्शन लगता है और भी चीज़ें लगती हैं, और वो कंज्यूमरिज्म, कपड़ा नहीं फटता, लेकिन हमारी जो मॉल जाने की टेंडेंसी है वो किस प्रकार से कम हो, किस प्रकार से हम जंगल से जुड़े, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े, ये बच्चे समझ रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बच्चे इस बात को समझ रहे हैं आजकल, और ये एक बहुत अच्छा मेरे को दिखता है पॉइंट। विशेषकर नई शिक्षा नीति जो अभी कंसिडरेशन में है सरकार की, उसमें भी ये सतत विकास लक्ष्यों को जो आपने कहा पाठ्यक्रम में ऐड कर दिया गया है, तो वो अच्छी बात है कि उनको भी इसी वजह से अपने यंग एज में ही इन बातों का एहसास हो जाएगा, और जैसे ही वो ग्रो अप करेंगे ताकि उन चीज़ों को और ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे
और जो हमको उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन है उसको अचीव करने में ये पाठ्यक्रम हमको ज़रूर हेल्प करेगा। जी, हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो छूट जाते हैं, ख़ास तौर से अगर हम अभी जो जनरेशन्स के ताल्लुक से बात करें तो आपको क्या लगता है सुनील जी कि हम ये इस बात को कब समझेंगे कि हम जितना नेचर से दूर जाते जा रहे हैं उतनी ही अपने लिए दिक्कतें ज़्यादा पैदा करते जा रहे हैं? जैसे आपने कपड़ों की बात की तो वो हम ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ शो ऑफ के लिए या एक ट्रेंड है इसलिए हम बहुत से काम ऐसे करते चले जा रहे हैं, जिसमें अब टिश्यू पेपर्स के बारे में कुछ दिन पहले एक हमने क्लिप व्हाट्सएप पे देखा कि टिश्यू पेपर जो बहुत हमें मामूली सी चीज़ लगती है, हर रेस्टोरेंट में, होटल में, अपनी कार्स में, हर जगह हम टिश्यू पेपर कैरी करते हैं साथ में, बिना ये सोचे कि उसके लिए भी आफ्टर ऑल तो कागज़ ही है। तो फिर पेड़ और जंगलों की बात आ जाती है। तो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो बड़े नतीजे हमें दे सकती हैं, तो हम कब जागेंगे, कब समझेंगे ये वाकई परिवर्तन या तब्दीली हो रही है? गांधी जी ने कहा था कि द अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर नो वंस ग्रीड। तो हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा हम ग्रीडी ना हो। और मैं देखता हूँ कि वो ग्रीड जो है वो हमको किसी ना किसी तरह से इन्वायरमेंट के नुकसान की ओर ले जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की ग्रीड हो। तो वो बच्चे अगर देखें तो कि नैतिक मूल्य हमारे जितने पुराने थे, संस्कार थे, और जो इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया। अब हर घर में मोबाइल, लैपटॉप, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कूड़ा जो है, और इतनी हीट से जनरेट होती है, इससे हीट जनरेट होती है कि कूड़े का अभी समाधान हमारे पास नहीं है। अब ये किसी दिन इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लैंडफिल देख रहे हैं हम कितना भरते जा रहे हैं और रिसोर्सेज कितने हमारे खर्च हो रहे हैं इस वजह से, तो वो एक अलग समस्या जनरेट करेगा। तो इसलिए जो एक सतत विकास के साथ साथ हमारा एक दृष्टिकोण और व्यवहार भी होना चाहिए जो हमें इको फ्रेंडली, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था, सरल। जी कमल जी, महात्मा गांधी का जिक्र आया कि इको फ्रेंडली की बात हो रही है, लेकिन जो बात हुई कि आपकी नीड्स के लिए तो है, ग्रीड के लिए नहीं है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब बहुत लोग तो अपनी ग्रीड को भी नीडी बोलते हैं। एब्सोल्युटली। सो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। जैसे आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, आपके पास अपनी कार है, ड्राइवर है जी, आप उससे भी जा सकते हैं और आपके पास मेट्रो भी है। तो अगर आप जितना रिसोर्स को कंजर्व करेंगे और जितना इजीली उसको शेयर करेंगे तो शायद उसमें ऑप्टिमम जो यूज़ की बात आती है तो वो शायद पॉसिबल है जी। लेकिन पॉसिबल है, बट ओनली थिंक अगेन द पॉइंट कम्स होम दैट वी हैव टू चेंज एवरीथिंग फ्रॉम सेल्फ। बिल्कुल सही। ओनली देन द चेंज कैन हैपन। तो इसमें जैसे हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो बाकी उस पर क्या इस तरह असरात मुरतब होंगे इसकी वजह से? जहाँ जैसे मैं देखा सदर्न हेमिस्फीयर में जो आग लगी जिस तरह से जंगलों में, क्या वाकई लोगों को अंदाज़ा इल्म है कि बाकी जगहों पे इसकी वजह से क्या मनफी असर पड़ेगा? और वेस्टर्लीज जो ओशियन करेंट्स होते हैं प्लस विंड करेंट्स होते हैं जी, ये ला नीना, एल नीनो, ये सब ग्लोबल फिनोमिना है जो ऐसा नहीं है कि कहीं होंगे। और हमारे एल नीनो से हमारा मानसून प्रभावित होता है जी। जो पेरू में एल नीनो होता है उससे हमारा मानसून इंडिया में प्रभावित होता है जी। तो ये सोचने का नहीं है समय कि किसके कारण क्या होगा। तो एक रिसर्च और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हैं इन्वायरमेंट के, इसमें आईपीसीसी रिपोर्ट पूरी है कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग से केवल एक ही राष्ट्र प्रभावित होगा या एक छोटा सा क्षेत्र प्रभावित होगा। ये तो पूरा दुनिया का विषय है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशियन का ऊपर स्तर बढ़ेगा, बिल्कुल हमारे जितने भी ओशियन के निकट वाले जो महानगर्स हैं और ये जितने भी हैं ये सब डूबने की स्थिति में हो जाएंगे। कई कंट्री हो सकता है कि 60-70 सालों में ये प्रॉब्लम फेस करे। और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि वाकई वो इस बात को समझेंगे कि अगर वो अभी भी नहीं जागे, अभी भी उन्होंने कुछ कदम नहीं, ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। आपने एफएसआई का जिक्र किया था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, तो वो टाइम पे कुछ इस तरह के सर्वे भी करते रहते हैं जी, हर 2 साल में। मेरे पास जो एक डेटा है इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो इसमें यह कि हम भारत के ताल्लुक से अगर बात करें तो एक रिपोर्ट ये कहती है कि 21.4% जो है जंगलों में आग लगने के इम्कानात आने वाले वक्त में नजर आ रहे हैं। तो कुछ उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी कुछ लेते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था पूर्व में भी कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सभी स्टेट्स को हमारे वन पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से सूचित करते रहते हैं, उन्हें निर्देश भी जारी किए जाते हैं और उनसे उनको
इस स्तर पर फंड्स भी दिए जाते हैं जी। और साथ में उनको निर्देश और जो भी गाइडलाइंस हैं समय समय पर देखे जाते हैं। जी, लेकिन इसमें ये भी एक बात आती है कि कुछ पर्टिकुलर जोन्स या एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कुछ तरक्की के ताल्लुक से जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है कि जैसे अभी सर ने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में एक पहल, एक इनिशिएटिव की बात हो रही है कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन कुछ बेसिक गाइडलाइन ज़रूरी हैं। जी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की दृष्टि में देखें तो वहाँ पे एक झूम कल्टीवेशन का प्रचलन था। झूम कल्टीवेशन में वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जाती है जंगलों में और एक उत्सव के रूप में जंगलों को काटती है, स्लैश एंड बर्न जिसको कहते हैं, दे स्लैश द फॉरेस्ट, काटती है और उसके बाद वहाँ पे वो छिड़कते हैं अपने सीड्स और वहाँ पर खेती करते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ के जंगल काटते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में चल रही थी, तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो जिन 7 राज्यों में गिरावट आती है उनको यहाँ पर वो किया जाता है, उनको थोड़ा सा कमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री की दृष्टि से, और हमारी रिपोर्ट में जो FSI की रिपोर्ट है उसमें देखा जाता है कि कितने प्रतिशत का उनका नुकसान हुआ, कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ वन में। तो ये सब भी रियलिटी चेक जिसे हम कहते हैं कि वो हर 2 साल में किया जाता है, हर 2 साल में किया जाता है। जी कमल जी, ये जो बात अब निकल के आ रही है और जिस तरह से अभी सर ने बताया कि FSI या हिंदुस्तान में हमारी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन अब अगर बात को हम समेटें, जैसे आज माहौलियात और हम में हमारा ये जो मौजूद था वो भी यही था कि जंगलों में लगती आग, वजूहात और बचाव। वजूहात पे तो बहुत बात हो गई, अब बचाव की अगर बात करें तो आपसे बहुत मुख्तसर उसमें जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में अगर देखें, क्योंकि मीटिंग्स की मैं फिर बात करूंगी, जो कॉन्फ्रेंसेस इस तरह के वर्कशॉप्स वगैरह होते रहते हैं, तो बचाव के लिए क्या कुछ काविशें आने वाले वक्त में नज़र आएंगी, क्या कुछ आपको लगता है तैयारियाँ हैं? या तैयारियों के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे तैयारी होनी चाहिए वैसे अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि कंसर्न बहुत हैं। बट एट द यूनाइटेड नेशन अगेन लेवल द नेक्स्ट मीटिंग दैट विल हैपन इन जुलाई, जो जुलाई में एक सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें भी ये बात रखी जाएगी कि हम कमिट कर रहे हैं टारगेट्स, बट नहीं कर, उनका टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर जो नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे उनके लिए क्या हमारा और रोड मैप होगा, सोल्यूशन होगा, क्या उनको हम कैसे उनको अपने मेन धारा में जोड़ेंगे। तो अभी तक मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमें इन बचावों की ज़रूरत की रियलाइजेशन होनी चाहिए वो अभी नहीं है। जी सुनीश जी, ये जुमला बहुत बार कहा जाता है कि भाई आपके पाँव में कांटा ना लगे इसके लिए आप पूरी दुनिया को कालीन से नहीं भर सकते, लेकिन अपने पाँव में जूता ज़रूर पहन सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जब बदलाव आएगा, इसको लेके कुछ किया जाएगा, वो तब होगा। लेकिन हिंदुस्तान के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो जब जंगलों के बचाव की बात होती है कि आग उनमें ना लगे या आग की रोकथाम की जा सके, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने जंगलों की सुरक्षा करे, क्योंकि जंगल केवल सरकार का या किसी कॉरपोरेट सेक्टर का या किसी नहीं, हर नागरिक उससे जुड़ा है, चाहे वो सांस के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, या अनाज के माध्यम से हो, या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके माध्यम से हो, जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। तो हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि उसके लिए कुछ करे, वनों के लिए कुछ करे। और ये तो एक छोटा सा है कि आग लग गई, हमारे भारत में आग का लगना इतना व्यापक नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया या दूसरे क्षेत्रों में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आग लगती है वो ग्राउंड फायर होती है। आग भी 3 प्रकार की होती है, एक ग्राउंड फायर होती है, एक सरफेस फायर होती है और एक टॉप फायर होती है। तो टॉप फायर जो सबसे खतरनाक होती है, जिसमें पूरा जंगल खत्म हो जाता है, और हमारे यहाँ जो लगती है वो केवल घासों में आग लगती है। तो बहुत, और वो किस कैटेगरी में आती है? वो न्यूनतम कैटेगरी में आती है। मतलब बहुत ग्राउंड फायर या सरफेस फायर में? हमारी जो है वो सरफेस होती है, सरफेस होती है, जो ज़्यादातर घास, सूखी घास में लगती है, और थोड़ा सा इम्पैक्ट जो चीड़ के जंगलों में होता है, जो कि 1 फीट करीब वो चीड़ के पेड़ों को, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचता, मरते नहीं हैं पेड़, लेकिन कार्बन की दृष्टि से ये भी खराब है। तो हमें बहुत ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या दूसरे राष्ट्रों में हुआ, जहाँ पे एक ही प्रकार के वन हैं। भगवान ने, कुदरत ने हमें बहुत सुंदर जंगल दिए हैं, इसमें सभी प्रकार के जंगल इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन फिर भी हमारे जंगल बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत खुशहाल राष्ट्र की एक संकेत है कि हमारा इतना दबाव होने के बावजूद भी हमारे जंगल इस बार की रिपोर्ट में बढ़े हैं।
जी, ये अच्छी बात है, आप बता रहे हैं जंगल बढ़े, लेकिन हमारी तरफ से कुछ कोशिशें भी की जाती होंगी कि जंगलों में आग ना लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके पूरे प्रयास, जैसे मैंने बताया कि फायर लाइन है और जितनी भी चीज़ें हैं और पानी की जितनी भी संभावनाएं हैं वो सब हम लोग करते हैं जी। हर राज्य करता है, वन विभाग का हर छोटा से छोटा गार्ड से लेकर मंत्रालय तक सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। जी। तो मोटे तौर पे तस्वीर को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ कि हम लोग का जो देश है उसने सबक लिया है। हम लोग सभी चिंतनीय हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना, इस प्रकार का कभी हमारे देश में ना हो, और जितनी भी ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी उतना ये इस प्रकार की चीज़ें कम होंगी। और ये सभी का मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। हम देश के नागरिक हैं तो हमें संविधान का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। केवल अधिकार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कर्तव्य के बारे में भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, और नैतिक कर्तव्य तो है ही है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है, बेकल उत्साही साहब ने जैसे कहा है कि नाम मेरा तुझे पसंद नहीं, नाम मेरा तुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं तेरी गुफ्तगू हूँ। तो कुछ मौजू, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना शायद हमें उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें ये भी मानना होगा, ये कबूल करना होगा कि अगर अभी भी हमने इनके बारे में बात ना की, हम ना जागे, तो शायद बहुत देर ना हो जाए। तो चलते चलते आपसे माहौलियात और हम में, जैसे कि आज हमने बात की जंगलों में लगती आग, और इसके लिए हम जब बात करते वजूहात और बचाव की, तो आज हमने इस बारे में बात की अपने ख़ास मेहमानों से। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सुनीश जी आपका, कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी मालूमात आपने हमें दी। और आपसे भी यही कहेंगे कि हम, जैसे कि अभी सुनीश जी ने भी कहा कि अपने हक़ की बात हम करते हैं, हक़ाइक़ की बात करते हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिस दिन हम उसके बारे में भी सजग हो जाएंगे तो बहुत तस्वीर जो है ख़ुद ब खुद बदलती चली जाएगी। तो अपने बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब लेकर जाएं, जंगलों की अहमियत उनको बताएं, गांव में लेकर जाएं, तो वो खुद ब खुद समझेंगे कि इनकी क्या अहमियत है, इनका क्या महत्व है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में आपसे ले रहे हैं इजाज़त, इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आदाब।